लास्ट टाइम हमने इफ़ एल्स डिसीजन स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस किया था। हमने ये देखा था कि इफ़ के बाद जो कंडीशन राइट करते हैं, इस कंडीशन की वैल्यू अगर ट्रू हो तो यहाँ पे जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के बाद जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट करेंगे। आज हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन कुछ इस तरह से हो जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल डिसीजंस हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र के मार्क्स की बेस के ऊपर डिसीजन हमने ये करना है कि मार्क्स हमारे पास एज इनपुट आएंगे, हमने उसका ग्रेड बताना है कि उसका ग्रेड क्या होगा। अब इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया ये होगा कि अगर जो हमारे पास स्टूडेंट हैं इसके मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं, हमने कहना है उसका जो ग्रेड है दैट इज़ ए ग्रेड। इसी तरह जो स्टूडेंट है अगर इसके ग्रेड जो हैं वो 80 से 89 तक हैं तो हमने कहना है इसका ग्रेड बी है। इसी तरह अगर मार्क्स 70 से 79 के इन बिटवीन होंगे तो हम कहेंगे ग्रेड इज़ अ सी ग्रेड, और 60 से 69 के लिए हमने बताना है जो ग्रेड होगा वो डी ग्रेड होगा। अब इससे अगर हमारे पास नीचे कोई मार्क्स लेता है स्टूडेंट तो बिलो 60 के हम कहेंगे कि वो उसका ग्रेड जो है दैट इज़ अ एफ ग्रेड। इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से इफ़ एल्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके अंदर चूँकि हमें दो से ज़्यादा डिसीजंस लेने हैं कि हमारे पास एक कंडीशन बन रही है कि कंडीशन ये भी ट्रू हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तो मल्टीपल कंडीशंस हमारे पास हैं। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए जो C++ लैंग्वेज है इसके अंदर इफ़ एल्स इफ़ हमारे पास एक डिसीजन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ़र्स्ट के ऊपर हमने, चूँकि फ़र्स्ट कंडीशन क्या थी कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं, इस केस के अंदर हमने उसको बताना होगा कि आपका जो ग्रेड है दैट इज़ अ ए ग्रेड। इसी तरह अगर यूज़र के जो मार्क्स हैं या यूज़र ने जो मार्क्स एंटर किए हैं उसके लिए अब हमने जो एल्स नहीं लिखना बल्कि हमने इसकी जगह पे कंडीशन यूज़ करनी है जिसके साथ हम दोबारा से इफ़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमने एल्स के साथ इफ़ राइट करना है और इसके अंदर फिर हम कंडीशन बताएंगे। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था हम इफ़ के बाद एल्स को यूज़ कर रहे थे, चूँकि वहाँ पे हमारे पास दो ही चीज़ें थी, या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमारे पास प्रॉब्लम ये आई है कि जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं जिन्होंने एग्जीक्यूट होना है और जिस बेस पे हमने डिसीजन करना है वो मल्टीपल आ गए हैं। तो अब हमने यहाँ पे कहना है कि मार्क्स को चेक करो, अगर मार्क्स कितने हैं हमारे पास, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हैं, तो इस केस के अंदर आप कह दें इसका जो ग्रेड है वो बी ग्रेड है। इसी तरह हमने सी ग्रेड के लिए भी राइट करना है, तो उसके लिए हम दोबारा से एल्स इफ राइट करेंगे। एल्स और इफ़ के दरमियान में स्पेस है, हमने ये चेक करना होगा कि अगर उसके मार्क्स जो हैं ग्रेटर दैन इक्वल टू 70 हैं, तो इस केस के अंदर क्या करना है, हमने बता देना है कि उसका जो ग्रेड है वो इसको सी असाइन कर दो। इसी तरह हम दोबारा से चेक करेंगे कि एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 60 हैं, तो इस केस में डी ग्रेड डिस्प्ले कर देना है। और लास्ट वाला जो था उसके लिए हम सिंपली एल्स लिखेंगे और एल्स के साथ हम बता देंगे कि जो ग्रेड है दैट इज़ अ एफ ग्रेड। अब इसके अंदर हमारा जो प्रोग्राम का कंट्रोल है वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। तो कंट्रोल के अंदर सबसे पहले उसके मार्क्स चेक किए जाएंगे कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं, तो इस केस के अंदर हमारे पास ए जो ग्रेड है ये डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से बाकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये सारे स्किप हो जाएंगी कि हमने कोई भी एल्स इफ वाली जो स्टेटमेंट हैं ये कोई भी एग्जीक्यूट नहीं करनी। इन सारी कंडीशन में से एक टाइम के ऊपर एक ही हमारे पास जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यूज़र के मार्क्स जो हैं वो 95 हैं तो इस केस के अंदर उसका ए ग्रेड डिस्प्ले होगा। अगर उसके 75 हैं तो उस केस के अंदर ये वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे चूँकि हमारी वैल्यू क्या हो गई है, ट्रू हो गया है। अब जितने भी हमने लिखे हैं, स्टार्ट के अंदर हमने इफ़ लिखा है, इसके बाद जितने भी केसेस हैं उनके लिए हमने एल्स इफ को यूज़ किया और लास्ट के लिए हमने सिंपली एल्स को यूज़ किया।
तो ये हमने डिसीजन लिया है कि बेस अपॉन अगर हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस हैं, इस बेस के ऊपर हम जो है वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं। तो इसको हम फ्लो चार्ट की मदद से देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमने यहाँ पे किस चीज़ पे डिसीजन लेना था, यहाँ पे हमने डिसीजन लेना था कंडीशन के ऊपर। जैसे हमने कहा कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं, तो क्या स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है कि डिस्प्ले करा दो स्क्रीन के ऊपर ए ग्रेड है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा फ्लो कंट्रोल जो है वो इस तरफ आएगा। अगर फर्स्ट वाली जो फॉल्स है तो हमने इस तरफ, अगर ट्रू होगी है तो ये हमारे पास ए डिस्प्ले हो जाएगा। और ये जितना भी डिसीजन स्ट्रक्चर है ये पूरे के अंदर चूँकि एक स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना था या एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स ने एग्जीक्यूट होना था, तो इस केस के अंदर फ्लो जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा। तो अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है देन हमने चेक करना है क्या उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हैं। अगर 80 हैं तो हमने बी डिस्प्ले कराना था और हमने यहाँ से बाहर आ जाना था। इसके बाद हमने ये चेक करना था क्या उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 70 हैं। इस केस में हमने सी डिस्प्ले कराना है। देन दोबारा से इसको हम चेक करते हैं, अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फॉल्स के केस में हमने अगेन नेक्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर हमने टेस्ट करना होगा कि कंडीशन क्या ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हमारा जो होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 60 है। अगर इतने मार्क्स हैं तो डी डिस्प्ले करा दो। अगर हमारे पास यहाँ से सबके लिए फॉल्स आ रहा है तो लास्ट वाला हमारा केस क्या था कि हमने ये डिस्प्ले कराना था। अगर ये भी फॉल्स आता है तो इस केस में हमने कह देना था उसका जो ग्रेड है दैट इज़ अ एफ ग्रेड। तो ये हमारे पास है कि जहाँ से हमारे पास जो हमें ट्रू मिलेगा उस केस के अंदर हमने इससे बाहर आ जाना है और उस लाइन को हमने एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ से जो भी स्टेटमेंट एक अगर एग्जीक्यूट होती है तो हमने हमारा जो फ्लो होगा वो इसके लास्ट के ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर हमारे पास ये सारी फॉल्स होती जाती हैं तो लास्ट वाला जो केस है वो हमारा एग्जीक्यूट करेगा। इसका हम प्रोग्राम बना के देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ लग जाए। तो हमने इस प्रोग्राम के अंदर करना क्या है, हमने यूज़र से मार्क्स एज इनपुट करवाने हैं। इन मार्क्स की बेस के ऊपर हमने डिसीजन लेना है। क्या डिसीजन लेना है कि जो स्टूडेंट है उसका ग्रेड कौन सा है। अब इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया क्या है कि अगर जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं तो इस केस के अंदर हमने इसको क्या ग्रेड देना है, ए ग्रेड देना है। इसी तरह अगर जी ये जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हैं, इस केस में हम बी ग्रेड असाइन करेंगे। इसी तरह अगर इसकी जो रेंज है ये 70 से 79 के बिटवीन है तो हमने सी ग्रेड डिस्प्ले कराना होगा। इफ़ द रेंज इज़ बिटवीन 60 टू 69 तो आउटपुट में हमने ग्रेड डी डिस्प्ले कराना है। और लास्ट पे अगर लेस देन 60 हैं तो जो ग्रेड डिस्प्ले होगा वो एफ ग्रेड डिस्प्ले होगा। तो हम इसके लिए अपनी प्रोग्रामिंग जो लॉजिक है उसको हम राइट करते हैं। तो स्टार्ट के अंदर हमने हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर के थ्रू आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेना है। देन हमने यूजिंग नेम स्पेस std राइट कर देना है। फिर हमने जो प्रोग्राम का मेन फंक्शन है इसको राइट करना है। अब चूंकि हमने यूज़र से मार्क्स पूछने हैं तो इसके लिए एक वेरिएबल ले लेंगे। वेरिएबल का जो नेम है वो हमने मार्क्स असाइन कर दिया है। यूज़र से मार्क्स इनपुट करने के लिए यूज़र को एक मैसेज देंगे कि प्लीज़ एंटर मार्क्स। यूज़र क्या करेगा, मार्क्स को एंटर करेगा। उन मार्क्स को हमने मार्क्स जो वेरिएबल बनाया है इसमें हम स्टोर कर रहे हैं। अब हमने इसकी बेस के ऊपर डिसीजन करना है। तो डिसीजन के अंदर हम इफ़ को यूज़ करेंगे और यहाँ पे टेस्ट करेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90। इस केस में जो यूज़र को मैसेज मिलेगा कि आपका जो ग्रेड है वो ए है। हमने यूज़र को मैसेज दे दिया कि अगर आपके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं तो इस केस के अंदर ग्रेड ए डिस्प्ले होगा। इसी तरह अगर हम जो यूज़र ने मार्क्स इंटर किए हैं उसकी जो रेंज है वो बिटवीन 80 टू 89 है तो इस केस के अंदर
हमने डिस्प्ले कराना है कि यूज़र का जो ग्रेड है दैट इज़ अ बी ग्रेड। तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हैं, तो इस केस में आउटपुट में ग्रेड बी डिस्प्ले होगा। ये हमने दो कंडीशन के लिए इसको टेस्ट कर लिया है कि अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 90 हैं, और इसी तरह हमने टेस्ट कर लिया है कि अगर उसके जो मार्क्स हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 80 हैं, तो इस केस के अंदर उसको क्या मैसेज डिस्प्ले कराना है। तो जल्दी से हम बाकी भी लॉजिक लिख लेते हैं। तो यहाँ भी हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे। मार्क्स की अगर रेंज बिटवीन 70 टू 79 है तो स्टूडेंट को ग्रेड सी असाइन होगा। हम स्ट्रिंग डिस्प्ले करा देंगे जिसमें मैसेज होगा कि ग्रेड इज सी। इसके बाद मार्क्स को टेस्ट करेंगे। अब हमने जो नेक्स्ट रेंज थी 60 टू 69 उसके लिए टेस्ट परफॉर्म करना है। इस केस में जो मैसेज मिलेगा या हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कराना है ग्रेड, तो ग्रेड डी डिस्प्ले होगा। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट वाला केस है जिस केस के अंदर स्टूडेंट के मार्क्स लेस देन 60 हैं। उस केस को हमने हैंडल करने के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखनी है दैट इज़ एल्स। यहाँ पे कोई टेस्ट हमने परफॉर्म नहीं करना। अगर ऊपर से जितनी भी ये हमने कंडीशंस लिखी हैं सारी कंडीशंस फॉल्स हों तो उस केस के अंदर ये जो एल्स है ये एग्जीक्यूट करेगा। मीन एल्स के बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी ये एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने बताना है कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो लेस देन 60 हैं तो ग्रेड इज़ एफ। हमने इसकी लॉजिक लिख ली है। अब हम इसको सबसे पहले कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए मुझे किसी नाम के साथ इसको सेव करना होगा। कंपाइलेशन के अंदर इसका कोई एरर नहीं है। देन हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट के लिए ये वाला जो बटन है इसको हम प्रेस करेंगे जिसके थ्रू इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मेरे पास स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ रहा है कि आप कोई ग्रेड जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो इंटर करें और इसकी बेस के ऊपर ग्रेड्स जो हैं वो एवेलुएट होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इंटर कर देता हूँ कि जो मार्क्स हैं ये 99 मार्क्स हैं, इस केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आई है। तो इस केस के अंदर हमारे पास आउटपुट आई है कि उसका जो ग्रेड है दैट इज़ अ ए। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो हाईएस्ट वाली कंडीशन होगी उसको हमने पहले लिखना है। अगर आप ये जो लो वाली कंडीशन है कि जिसके अंदर फॉर एग्जांपल 60 है, फिर आप 70 वाली कंडीशन लिखते हैं, फिर 80 वाली, फिर 90 वाली, तो उस केस के अंदर हमारा जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। उस केस में चूँकि जो फॉर एग्जांपल 95 है वो 60 से भी ग्रेटर है, 70 से भी ग्रेटर है, 80 से भी ग्रेटर है और 90 से भी ग्रेटर है। तो उस केस के अंदर जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो डी ग्रेड भी डिस्प्ले हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, ए और बी भी हो जाएगा। हमने क्या करना है, हमने कंडीशन इस ऑर्डर के अंदर लिखनी है कि जहाँ पे हाईएस्ट वाले हैं वो फर्स्ट पे आएँ, उसके बाद जो उससे कम वाली रेंज है, इसके बाद जो नेक्स्ट उससे कम रेंज है और उसके बाद जो उससे कम रेंज है हमारे पास आए। इस ऑर्डरिंग के अंदर अगर हम कंडीशंस को लिखेंगे तो हमारी जो आउटपुट आएगी वो सही आएगी। अदरवाइज़ हमारे पास जो आउटपुट है वो जो हम आउटपुट चाह रहे हैं वो नहीं आएगी। तो उसके अंदर हमारा जो एरर होगा दैट विल बी अ लॉजिकल एरर कि हमारी जो आउटपुट है उससे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो हमारे पास नहीं आ रही है। अब हम एक और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि हम जो बिल की कैलकुलेशन हैं ये किस तरह से कर सकते हैं। अब बिल की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास जो इनपुट होगी, इनपुट के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे कि कितने जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं वो कंज्यूम हो चुके हैं। अब इनकी बेस के ऊपर हमने डिसीजन करना है कि हमारे पास जो बिल है वो क्या आएगा। तो अगर ये जो यूनिट्स हैं ये लेस दैन हमारे पास 100 हुए, इस केस के अंदर जो इसके लिए रेट होगा वो 5 रुपीज़ पर यूनिट होगा। इसी तरह अगर इनकी जो रेंज है वो 100 से 200 के दरमियान में हुई तो इसका जो रेट होगा दैट विल बी 10 रुपीज़ पर यूनिट। अगर एक्सीड करते हैं 200 से, इस केस के अंदर जो रेट होगा वो 15 रुपीज़ पर यूनिट होगा। इसके अलावा हमने जो भी यहाँ से बिल कैलकुलेट होगा इसके ऊपर 17% जो जनरल सेल टैक्स है या जीएसटी है उसको कैलकुलेट करना है।
इसके ऊपर जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो एंड के ऊपर हमने टोटल बिल बताना होगा। तो आइए इसका हम जो प्रोग्राम है उसको राइट करते हैं और देखते हैं कि इसकी हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या बनती है। तो ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया है कि हमारे पास जो जनरल एग्जाम्पल है इसके अंदर जो बिल की कैलकुलेशन है ये किस तरह से होगी कि अगर बिल में जो यूनिट कंज्यूम है ये लेस देन 100 है तो इनको हमने मल्टीप्लाई करना है विद 5। अगर इनकी जो रेंज है वो 100 से 200 के दरमियान में हुई तो हमने जो रेट लगाना है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगर इससे एक्सीड करते हैं 200 से तो इस केस में जो इसका रेट होगा दैट विल बी 15 रुपीज़ पर यूनिट होगा। जब हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे तो जितना भी बिल बनेगा उसके ऊपर 17% GST हमने कैलकुलेट करना होगा। तो टॉप के ऊपर हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के थ्रू IOStream हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। देन हम राइट करते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। प्रोग्राम की जो मेन लॉजिक है वो मेन फंक्शन के अंदर हमने राइट करनी है। तो स्टार्ट में हम एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम जो यूनिट हैं इनको सेव करेंगे। तो यूनिट्स को यूज़र से पूछने के लिए हमने एक मैसेज डिस्प्ले करना है कि क्या करें, एंटर करें कितने यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। ये हमने यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया है। अब यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा इसको हम स्टोर करेंगे यूनिट्स के अंदर। अब हमने इन यूनिट्स की बेस के ऊपर डिसीजन करना है कि हमारे पास जो रेट है वो क्या होगा। तो हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा जो बिल है वो स्टोर होगा। तो मैंने इंटीजर बिल के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। अब सबसे पहले हम कंडीशन लिखेंगे कि अगर जो यूनिट्स हैं कितने कंज्यूम हुए हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 200। इस केस के अंदर हमने क्या डिसीजन बताना है, हमने बताना है कि अगर 200 से ज़्यादा यूनिट्स हुए तो इनको आपने मल्टीप्लाई करना है विद 15। तो हमारा जो बिल होगा इसके अंदर यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 15 से जो वैल्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। इसी तरह अगर हमारे पास जो कंज्यूम्ड यूनिट्स हैं इनकी रेंज 100 से 200 के दरमियान में है तो ये कंडीशन बताने के लिए हमने कहना है कि अगर जो यूनिट्स हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 100 हैं उस केस के अंदर जो रेट होगा दैट विल बी 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो बिल की कैलकुलेशन के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे विद 10। इसी तरह लास्ट केस था कि जिसके अंदर जो यूनिट्स थे वो लेस देन 100 थे। तो इस केस को हैंडल करने के लिए हमने सिर्फ एल्स लिखा है और बिल को मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। चूँकि हमारा जो बिल है शुरू के अंदर इसकी जो वैल्यू हम असाइन करेंगे वो इसको इनिशियलाइज़ कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ 0। अगर हम इसको इनिशियलाइज़ ना भी करें तो हमारा जो आंसर है वो सही आएगा। अब हमने जो भी बिल आया है इसके ऊपर GST कंप्यूट करना है। तो GST कंप्यूट करने के लिए हम इसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के अंदर ले लेते हैं। हम कहते हैं फ्लोट GST इक्वल टू बिल मल्टीप्लाई बाय 17 और जो भी हमारे पास इससे आंसर आएगा इसको हमने डिवाइड कर देना बाय 100 ताकि हम 17% जो है इसको कैलकुलेट कर लें। तो 17% कैलकुलेट करने के लिए जो भी बिल की अमाउंट है इसको 17 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे बाय 100। अब हमने टोटल बिल कैलकुलेट करना है। तो टोटल बिल के लिए फ्लोट टोटल बिल इक्वल टू, अब हमने चूँकि बिल के अंदर GST ऐड करना है तो बिल प्लस GST हो जाएगा। अब हमारे पास दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, बिल प्लस GST। अब ये जो हमारे पास टोटल बिल आया है इसको हम डिस्प्ले करा देंगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट को यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देते हैं कि टोटल बिल इज़, और हमारा जो टोटल बिल है वो टोटल बिल वेरिएबल के अंदर स्टोर हुआ है। देखते हैं इसकी जो आउटपुट है इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए मैंने कंपाइलेशन का बटन प्रेस किया है तो हमारा जो सोर्स कोड है ये कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास एक मैसेज आया है कि आप एंटर करें कितने यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे जो कंज्यूम यूनिट्स हैं वो 300 बता देता हूँ।
देखते हैं इस पर हमारे पास क्या रेट लगता है और इस पर जीएसटी कितना आता है। तो मेरे पास इसका जो रेट था दैट वाज 15 रुपीज़ पर यूनिट, और जो टोटल बनना था मेरे पास ये 4500 बनना था, और उसके अंदर हमारे पास जो 17% जीएसटी है वो ऐड हो गया। तो टोटल मेरे पास जो बिल है वो 5265 रुपीज़ जो बिल है ये टोटल बिल आ गया। हम ये भी अलग-अलग डिस्प्ले कर सकते हैं कि हमारे पास जो बिलिंग की अमाउंट है वो कितनी है और जो जीएसटी था उसकी अमाउंट कितनी है। बिल एज पर यूनिट रेट यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हमने चूँकि बिल को यूज़ करना है, और इसके बाद हम एंड लाइन लेते हैं ताकि जो भी चीज़ नई डिस्प्ले हो वो न्यू लाइन के ऊपर हो। इसी तरह जीएसटी को डिस्प्ले कराने के लिए यहाँ पे लिखेंगे जीएसटी, और यहाँ पे डिस्प्ले कराने के लिए हमने चूँकि जीएसटी को डिस्प्ले करना है तो हम जीएसटी वेरिएबल को यूज़ करेंगे और इसके बाद एंड लाइन डिस्प्ले करवा देंगे। तो इसका हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट है वो अलग-अलग से हमें नज़र आए कि जीएसटी कितना है, बिल कितना है और फिर हमारे पास टोटल बिल कितना है। तो ये हमारे पास आ गया है कि जो बिल की हमारे पास अमाउंट बनी थी एज़ पर द यूनिट प्राइस, और इसके अलावा हमारे पास जो जीएसटी था वो 765 है। फिर जो 17% जो कि हमने जीएसटी कहा था इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो इसी तरह से वापडा के जो बिल्स हैं उनकी कंप्यूटेशन के लिए इसी तरह से सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम राइट हुए हैं, वो यूनिट्स इंटर करते हैं और उसकी बेस के ऊपर डिसीजन हो जाता है कि जो बिल है वो किस रेट से लेना है, और हमारे पास जो है वो इसके ऊपर जीएसटी या इनकम टैक्स जो है उसकी वैल्यूएशन भी इस तरह से हो जाती है। आई होप आज जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है इफ़ एल्स इफ़ का आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमने मल्टीपल कंडीशन लिखनी हो तो उसके लिए हम जो है वो इफ़ के बाद एल्स इफ़ को यूज़ करते हैं। इस तरह जितनी भी हमने कंडीशन लिखनी होंगी इफ़ के बाद सबके साथ हम एल्स इफ़ लगाएंगे, और लास्ट वाली जो कंडीशन होगी वो हम सिंपली जो है वो एल्स लिखेंगे। अब इनमें से जो इफ़ के बाद जितनी भी कंडीशन है अगर कोई एक कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी तो एल्स वाली कंडीशन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर सारी कंडीशन फॉल्स हुई उसके बाद फिर जो है हमारी लास्ट वाली एल्स वाली कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस केस के अंदर आप देख सकते हैं जैसे हमने फ्लो चार्ट के अंदर देखा था कि जो इफ़ की कंडीशन के साथ हमने लिखी हुई हैं इफ़ सिंपली या एल्स इफ़, इनमें से अगर कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है, ट्रू हो जाती है, तो इस केस के अंदर बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं वो अवेलुएट तो होंगी लेकिन बाकी कंडीशन जो है वो उनकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फर्स्ट वाली जो ये कंडीशन ये फॉल्स होती है तो नेक्स्ट वाली जो कंडीशन है एल्स इफ वाली ये चेक लाजमी होगी, और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली जो स्टेटमेंट्स इसके अंदर हैं ये एग्जीक्यूट करेंगी। अगर यहाँ ये भी कंडीशन फॉल्स होती है, ये दूसरी जो कंडीशन है ये भी फॉल्स होती है, देन हमारे जो एल्स के अंदर कोड लिखा है या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट करेंगे।